लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती हैं कि तू मारा जाएगा, पर ये हौसले कहते हैं कि देख लेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा भी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ नर्सिंग गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम बात करने वाले होंगे सर मॉडल पेपर सेकंड का। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग एम्स पैरामेडिकल का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉप 10 मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले होंगे, जिसमें से एक मॉडल पेपर यानी कि लास्ट क्लासेस में हम लोग फर्स्ट मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व किए थे और देखे थे सर किस बेसिस पे, किस टॉपिक पे सर सबसे ज़्यादा आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए तो आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर 2 आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और इसमें देखेंगे सर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं ये सारे के सारे पीवाईक्यू के बेसिस पे होंगे। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन अपने अंदर पे प्रीफर कर रहे होंगे और चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि इस साल के भी जो आपका जो पेपर बनेगा, इंट्रेंस पेपर होंगे, उसमें ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी, क्लास में पेन पेपर फोकस लेके बैठोगे, जिससे पूरी कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्लास पर रहे। और यहाँ पे जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होगा, अगर वो आपको नहीं पता होगा तो अपने कॉपी में आप उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ अपने कॉपी में मार्क भी करते चलेंगे सर कि आउट ऑफ 30 मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट होते चल रहे हैं, जिससे आपको एक छोटा सा आकलन लग जाएगा कि सर हमको और कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है, किस किस टॉपिक पे अपनी कम पकड़ है उस पर ज़्यादा हमको और भी काम करने की आवश्यकता होगी। ये सारा चीज़ आपका एक एनालिसिस यहाँ पे आपको निकल के आएगा। ठीक है, तो आई होप अपनी कॉपी आप लोग लेके बैठ गए होगे और सब काम छोड़ के आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ से देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम लोग 30 है ना, 30 कुल 30 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा। ठीक है, आप लोग लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर कि आउट ऑफ 30 मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। ठीक है, आउट ऑफ 30 मेरे कितने करेक्ट हुए हैं, ये चीज़ आप लोग लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना फीडबैक आप लोग दीजिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट रिक्वायर द सेल सरफेस रिसेप्टर टू एक्ट हैज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन क्रिया करने के लिए सेल सतह रिसेप्टर की आवश्यकता नहीं रखता है। ऑप्शन को क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो नॉट, ट्रू, इनकरेक्ट, ये सब पे सबसे ज़्यादा आप फोकस करेंगे, क्योंकि हमको आता हुआ क्वेश्चन मोस्टली फॉर्म में गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, भैया हमको यहाँ से पूछा गया है सर, डज नॉट पूछा है ना। हिंदी में बात करें तो सर हमको यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, तो हमको यहाँ पे निगेटिव वाले क्वेश्चन निकालने हैं और दूसरों की आप गलतियाँ निकालने में आप सबसे माहिर होते हैं ना। सबसे पहले आप दूसरी गलतियाँ निकालते हो, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन की गलती निकालना है कि भैया यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे गलत देखने को मिल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में सर हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं और ये हार्मोन्स कहाँ नहीं लगेगा सर, सेल के सरफेस रिसेप्टर्स पे नहीं लग रहा होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ से बताना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सभी का आंसर यहाँ पे आ रहा होगा सर, थायरॉक्सिन, जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता होगा। ठीक है, जो कि बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, बॉडी की आपको बता दें सर, बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम कर रहा होता है। ये चीज़ आप थायरॉक्सिन की बात करेंगे, जहाँ पे शुगर लेवल को भी मेंटेन करने का काम करता है। इंसुलिन की बात करें सर, लगे हाथ जल्दी से बात कर लेते हैं सर इंसुलिन की। तो इंसुलिन की हम बात करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है सर, इंसुलिन जो होता है वो पैनक्रियाज से सिक्रीट हो रहा होता है, पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है। पैनक्रियाज से कौन सा सर, बीटा सेल से सिक्रीट होता है, जिसको बोलते हैं सर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आई होप कि ये सभी बातें आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। सर आपसे अल्फा सेल से पूछ लिया जाए तो अल्फा सेल से जो सिक्रीट होने वाले होते हैं वो ग्लूकागॉन होते हैं। ये चीज़ भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो जितने लोग भी 1 का सी बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला होगा। अगर आपका फर्स्ट का ऑप्शन करेक्ट हो गया है तो अपनी कॉपी में 1 मार्क लगाइए सर, मेरा एक क्वेश्चन अभी क्या हो गया सर, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं सर क्या रहने वाला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस इज लोकेटेड इन। देखो फोटोलाइसिस से क्वेश्चन आपके काफी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी से। कल का जब हम पेपर सॉल्व कर रहे थे मॉडल पेपर 1, तो वहां पे भी आपको इस
टर्म से, इस टॉपिक से रिलेटेड वहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। तो हम क्या देख रहे हैं सर, पानी के फोटोलाइसिस के लिए उत्तरदायी एंजाइम के स्थान पर स्थित होता है, यानी कि जो फोटोलाइसिस हो रहा है वाटर का, वो किस एंजाइम के लिए कहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा, तो वो होता है सर ग्रेना थैलेक्वाइड्स। कहाँ होगा भैया, ग्रेना थैलेक्वाइड्स होता है। और ये होता कहाँ है सर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है सर, थैलेक्वाइड्स, ग्रेना, स्ट्रोमा, है ना, ये क्या होते हैं सर, ये सभी के सभी होते हैं सर क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये होते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो आई होप यहाँ पे का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, जो कि आप लोग थ्योरी वाले क्लासेस में पढ़े होंगे। ठीक है, अभी भी आपकी तैयारी नहीं है, कम तैयारी है, तो आपको लास्ट में बताएंगे सर कहाँ से और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो, पीडीएफ कैसे पा सकते हो, ये सभी चीज 1 to 1 हम लोग बात करने वाले होंगे। बेसिक से लेकर एकदम A to Z की बात करेंगे सर, लास्ट तक आप बने रहिएगा, वहां पे हम इसकी बात करेंगे। सेकंड का बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग सेकंड का बी बता रहे हो, यहाँ पे सभी का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला होगा। अगर आपका करेक्ट हुआ है तो अपनी कॉपी में एक और मार्क लगा लीजिए सर, मेरा एक और क्वेश्चन करेक्ट हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच स्टेप इन द ग्लाइकोलाइसिस इज इरिवर्सिबल एंड द रेट लिमिटिंग। ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कई दफा ये अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस साल के जो आपका जो एग्जाम होगा, एंट्रेंस होगा, तो वहां पे ये टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। क्या है भैया, कि ग्लाइकोलिसिस का ऐसा कौन सा स्टेप होता है जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, साथ ही साथ काफी ध्यान देने वाली बात होगी सर, ये रेट लिमिटिंग फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा होता है। सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में 2-3 पॉइंट हम यहाँ पे नोट करेंगे जल्दी से सर। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में सर, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में अगर बात करते हैं तो ये की पाथवे होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये हूबहू आपका ऑप्शन का पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है, आपके ऑप्शन का पॉइंट पूछ रहा हूं, लिख रहा हूं सर। ऑप्शन क्या दिया जाता है सर, की पाथवे ऑफ, की पाथवे है ना, की पाथवे, आप लोग भी मेरे साथ लिखिए, की पाथवे ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी भी कभी काल दिया रहता है या फिर एटीपी दिया रहता है, तो आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होगे सर। एटीपी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए सर, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। सर इसमें कुल कितने स्टेप होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है सर। इसमें 10 स्टेप को परफॉर्म किए जाते हैं। कितने स्टेप भैया, 10 स्टेप को से परफॉर्म किए जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है भैया, कि ग्लाइकोलिसिस में इरिवर्सिबल प्रोसेस किसमें होता है, ये चीज आपको बताना है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वाला जो ऑप्शन होगा, कहाँ से सर, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का जो स्टेप आता है, यही जो स्टेप होता है, ये क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस का इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और कहीं ना कहीं रेट लिमिटिंग फैक्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका बी। तो थर्ड का जितने लोग बी बता रहे हो, उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड का भी, थर्ड का भी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि अपने पास क्वेश्चन जो होगा सर 30 क्वेश्चन होगा, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम टू सेम वही फॉर्मेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट वुड हैपन इफ द कॉर्पस ल्यूथियम, काफी इंपॉर्टेंट है सर, कॉर्पस ल्यूथियम को हम रिमूव कर दे रहे हैं बिफोर द 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, है ना, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके दौरान जैसे 10वें दिन कंप्लीट होता है, तो वहां पे हम कॉर्पस ल्यूथियम को रिमूव करा दे रहे हैं किसी फीमेल के बॉडी से, तो फिर क्या प्रोसेस होगा, है ना, क्या ओवुलेशन विल नॉट अकर, क्या यहाँ पे ओवुलेशन की जो प्रक्रिया है नहीं होगा, या फिर यूथेरस विद द डीजनरेट, क्या मतलब जो यूरेटस होता है वो डीजनरेट हो जाएगा, या फिर जो मेंस्ट्रुएशन विल अकर परमानेंटली, है ना, परमानेंटली अकर होने लगे, या फिर इम्प्लांटेशन विल बी द प्रोमोटेड। इसका ऑप्शन आप यहाँ पे करेक्ट कीजिए। तब तक हम एक बातें आपके यहाँ पे लिखते हैं सर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है और हर दफा आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। सर क्या इसमें पूछा जाएगा इसके रिस्पेक्ट में कि भैया बताओ फर्टाइल डे कब क्या जाना जाता है, फर्टाइल डे, है ना, फर्टाइल डे कब होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, तो आप बताओ सर 14 डे टू 17 डे। ये जो दिन होता है ना, ये 14 से 17वें दिन का जो टाइम पीरियड्स होता है फीमेल में, ये फर्टाइल पीरियड होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि इस दौरान जो क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन होने का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी हाई अमाउंट में रहता है, काफ़ी पीक फॉर्म में रहता है। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम कॉर्पस ल्यूथियम की बात कर रहे हैं, अगर 10वें दिन यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन विल भी क्या हो जाएगा सर, परमानेंटली अकर हो जाएगा। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो 4 का आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 पे। द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द बर्ड्स। अब क्या पूछा जा रहा है सर, जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर एक्वेटिक एनिमल्स का बता दो। एक्वेटिक एनिमल्स, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं, जितने भी बर्ड्स होते हैं, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनके एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल क्या होता है सर, जितने भी मैमल्स होते हैं, है ना, मैमल्स, ठीक है, या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनका नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल क्या होता है। तो आप यहाँ पे तुरंत अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिएगा। जब भी हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं तो ये होता है सर अमोनिया। क्या होता है सर, अमोनिया के फॉर्म में ये रिलीज आउट कर रहे होते हैं। बर्ड्स की बात करें तो हम क्या होता है सर, यूरिक एसिड होता है। बर्ड्स की बात करें तो यूरिक एसिड होता है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। वहीं पे मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स में ये क्या होता है सर, यूरिया होता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात होगी। तो ये जो आपके पास 3 पॉइंट नोट कराए हैं, जो 3 टर्म्स कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें से अभी तो आपको बर्ड्स देखने मिल रहा है, हो सकता है आपके एग्जाम में मैमल्स पूछ लिया जाए, हो सकता है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स में आप मेनली फिश के बारे में ध्यान रखिएगा। फिश का डायरेक्ट यहाँ से कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो यहाँ से आपका यूरिक एसिड क्या हो जाएगा सर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि 5 का जितने लोग सी बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है सर, करेक्ट होने वाला है। अच्छा एक बात सभी लोग बताइएगा सर, क्या मजा आ रहा है क्वेश्चन को देख के? नहीं, क्वेश्चन को का जो लेवल देख के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये अब जैसे जैसे हम मॉडल पेपर इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे 3rd 4th पे आएंगे तो वहाँ पे लेवल और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले से तैयारी, मतलब जितने भी आप नोट्स बना के रखे हो, चाहे एनसीईआरटी आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर अपना जो खुद का नोट्स बना के रखे हो या फिर टारगेट नर्सिंग गुरुकुल से बना के रखे हो, तो वहाँ से उसको रिवाइज करके आइए। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे ना तब तक कॉन्सेप्ट तो क्लियर आई होप है, लेकिन ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो यहाँ पे सी जितने लोग बता रहे हो सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है सर, करेक्ट होने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। और क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास कि विच प्रोटीन मेंटेन्स द शेप ऑफ द आरबीसी। ध्यान देने वाली बात है सर, विच प्रोटीन मेंटेन द शेप ऑफ द आरबीसी एंड प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रोटीन होता है जो आरबीसी के आकार को बनाता है, साथ ही साथ उसको यांत्रिक समर्थन प्रदान भी करता है, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड भी कर रहा होता है। क्या स्पेक्ट्रिलिन, मायोसिन, एसिटिन या फिर ट्यूबुलिन? यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है? सबसे पहले हम बात करेंगे सर, क्या अगर मैमल्स की बात कर रहे हैं तो मैमल्स का जो आरबीसी होता है ना, हम मैमल्स की मेनली बात कर रहे हैं सर, मैमल्स की बात करें तो इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, शेप जो होता है वो बाई कॉनकेव शेप का होता है, बाई कॉनकेव शेप का होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको और किस नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये चीज भी आप यहाँ ध्यान रखिएगा। इसका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन की बात कर लें तो 120 डेज का होता है। कितने डे का होता है सर, 120 डेज का होता है। इसका कलर क्या होता है सर, इसका जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। किस कलर का होता है सर, रेड कलर होता है। इसके पास जो पिगमेंट होता है उस पिगमेंट को हम कहते हैं क्या, हीमोग्लोबिन, है ना। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सेप्ट्रिलिन। ठीक है, जो कि आरबीसी के जो शेप होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है और साथ ही साथ इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का भी काम कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इन द लैक ऑप्रोन, काफी इंपॉर्टेंट है सर लैक ऑप्रोन। आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स होगा सर, लैक ऑप्रोन का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है बायोटेक के लिए। ठीक है, लैक ऑप्रोन लैक्टोज एक्ट हैज। अब जो लैक ऑप्रोन में जो लैक्टोज होता है, ठीक है, वो किसके लिए प्रीफर हो रहा होता है, उसको क्या काम होता है, लैक्टोज का कार्य होता है, तो वो इंड्यूसर का कार्य करता है। क्या करता है भैया, इंड्यूसर का काम कर रहा होता है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो 7 का जितने लोग बी बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला सर, करेक्ट होने वाला है। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका सबका क्लियर होता चल रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पे। 8 है अपने पास, विच बेस पेयर will be the present if the adenine is replaced by the guanine in the DNA stranded। यानी कि यदि डीएनए श्रृंखला में एडेनिन को गुआनिन से बदल दिया जाता है तो कौन सा अधिकार युग्म बनेगा। ठीक है, क्या गुआनिन थाइमिन हो जाएगा या फिर गुआनिन साइटोसिन हो जाएंगे, गुआनिन यूरासिल हो जाएंगे या फिर गुआनिन एड्रेनलिन हो जाएंगे, ये चीज आपको बताना है। तो अगर ये प्रोसेस हो रहा है, हम यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो कन्वर्जन होगा वो गुआनिन साइटोसाइन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, गुआनिन साइटोसाइन का हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8 का।
ठीक है, 8 का आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 है कि विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज द इम्परमिएबल टू द वाटर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सर इम्परमिएबल टू वाटर के लिए नेफ्रॉन का कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा होता है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें सर नेफ्रॉन कहाँ है, हमको देखने को मिलता है सर का बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, और कल की क्लास में भी हम आपको बताया था सर नेफ्रॉन मतलब द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ structural and functional unit of किडनी है ना। किसका होता है भैया, किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं सर क्या पीसीटी का फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, कभी आपको फुल फॉर्म में पूछा जाता है, या फिर असेंडिंग लूप्स ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप्स ऑफ हेनले, या फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे हम बात करें सर, यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे असेंडिंग लूप्स ऑफ द हेनले होता है, ये इम्परमिएबल टू वाटर होता है। क्या होता है भैया, इम्परमिएबल टू वाटर है ना। ये चीज आपका लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, स्टार लगा लीजिएगा इसको है ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 है कि द रूट प्रेशर इज द मैक्सिमम व्हेन। क्या दे रहा है सर कि जो रूट प्रेशर होता है कब अधिकतम हो जाता है, ये चीज आपको बताना है। क्या ट्रांसपायरेशन इज हाई होगा, क्या ट्रांसपायरेशन लो होगा, या फिर सॉइल सूखा होगा, या फिर डे टेम्परेचर इज द हाई। ध्यान देने वाली बात है सर, यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सर, रूट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो रूट प्रेशर कब हाई होगा, मैक्सिमम कब होता है, जब ट्रांसपायरेशन का रेट क्या हो, बहुत बढ़िया, ट्रांसपायरेशन का जो रेट होता है वो कम हो है ना, लो हो। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी हमको देखने को मिल रहा है। तो 10 का यहाँ पे अपना जो करेक्ट ऑप्शन होगा, 10 का यहाँ पे हमको बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा है ना। चलो बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 11 पे कि विच इम्यून सेल प्रोड्यूस द हिस्टामिन एंड द सेरोटोनिन। यानी कि यहाँ पे कौन सा ऐसा प्रतिरक्षक कोशिका होता है जो कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन उत्पन्न करती है ना। तो ये चीज आपको बताना है सर, क्या बेसोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट। अच्छा एक बात बता दें, ये सभी के सभी जो हिस्से होते हैं वो किसके हिस्से हैं सर, WBC के हैं, यानी कि ल्यूकोसाइट्स के ये सारे पार्ट्स आपको देखने को मिल रहा है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे बताना सर किसके माध्यम से हिस्टामिन का सिक्रीशन हो रहा होता है, ये चीज आपको यहाँ बताना है। तो आप लोग में से कई बच्चे बता रहे हैं भैया बेसोफिल पे आप टिक लगा दीजिए, आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जितने लोग बेसोफिल्स बता रहे हो यहाँ पे सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट होगा। यानी कि 11 का जितने लोग ए बता रहे हो यहाँ पे सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला सर, करेक्ट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सर क्वेश्चन नंबर 12 पे और देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12 क्या होने वाला है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ड्यूरिंग एन एक्शन पोटेंशियल, देखिए एक्शन पोटेंशियल से ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल, फिर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन इज ड्यू टू। अब देखो ये कहाँ के क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन को कैसे पहचानोगे सर, डीपोलराइजेशन कहाँ होता है सर, नेफ्रॉन में है ना, न्यूरॉन में। ये जो स्ट्रक्चर होता था सर, आउटर पॉजिटिव इनर निगेटिव, या फिर आउटर निगेटिव इनर पॉजिटिव, वो वाले हिस्से। क्या आउटफ्लो ऑफ द पोटेशियम आयन, या फिर इनफ्लो ऑफ द सोडियम आयन, इनफ्लो ऑफ द क्लोरीन, या फिर इनफ्लो ऑफ द कैल्शियम आयन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सर इनफ्लो ऑफ द सोडियम आयन। जब जो सोडियम आयन अंदर जब इंटर करेगा, क्या इंटर करेगा भैया, जब सोडियम आयन अंदर इंटर करेगा तो यहाँ पे क्या होता है सर, डीपोलराइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है एक्शन पोटेंशियल के दौरान। तो 12 का यहाँ पे आपके जितने लोग बी बता रहे हो सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट होने वाला होगा। चलिए लास्ट में आपको बताएंगे सर कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा जिससे आप और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे और प्रैक्टिस कर सकते हो, अभी सभी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को कुछ सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं सर, रूबिस्को इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। अच्छा ध्यान देना सर, रूबिस्को कहाँ पाया जाता है, क्या एनिमल में पाया जाता है कि प्लांट में पाया जाता है। जब भी हम बात करें सर रूबिस्को मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ये किस में पाया जाता है, हमको प्लांट में देखने को मिलता है। किस में होता है सर, प्लांट में होते हैं, ये मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में होते हैं। अच्छा बात करें सर किस सेल में उपस्थित होता है, सबसे देखते हैं सर बंडल शीथ सेल। अच्छा क्या पूछा है सर, देखो एब्सेंट की बात कर रहा है, देखो ध्यान से देखो, छोटा सा लिखा हुआ है सर एब्सेंट।
अगर एब्सेंट वाला आप ध्यान नहीं दोगे तो आप यहाँ पे किसी पे भी टिक लगा के चल जाओगे आगे, ठीक है। चलो यहाँ पे हमको गलत वाला बताना है। क्या बंडल सीड सेल में पाए जाते हैं, नीजोफिल सेल C3 प्लांट में, गार्ड सेल में, या फिर रेड ब्लड सेल में? हमको बोल रहा है सर कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो हम बताएंगे सर ये रेड ब्लड सेल में नहीं पाए जाते हैं रूबिस को। जाहिर सी बात है, बात खत्म, अपना आंसर सही हो गया, ठीक है। गार्ड सेल कहाँ होता है सर? गार्ड सेल आपको स्टोमेटा में देखने को मिलते हैं, स्टोमेटा में देखने को मिलता है। बंडल सीड सेल ये आपको लिप्स में देखने को मिल जाता है सर। नीजोफिल ये भी आपको लिप्स में देखने को मिलता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा सर? डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 14 की बात कर लेते हैं कि विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है सर? फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। फिर क्या होता है सर? क्लीवेज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लीवेज होता है। फिर क्लीवेज के बाद क्या होता है सर? गैस्टेशन होता है ना, गैस्टुलेशन होता है, गैस्टुलेशन होता है। फिर क्या होता है सर? इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है। तो ये प्रोसेस होता है क्या? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। किसका होता है सर? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब देखो ऑप्शन कहाँ हमको देखने को मिलता है सर? सबसे पहले क्लीवेज हो गया क्या? नहीं भैया, गलत है। फर्टिलाइजेशन हुआ, क्लीवेज हुआ, इम्प्लांटेशन पहले नहीं होगा, है ना, गैस्टुलेशन होगा। चलो गलत हो गया ये। फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन पहले नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, आंख बंद करके हम टिक लगाएं क्या? सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर क्लीवेज हुआ, गैस्टुलेशन हुआ, फिर इम्प्लांटेशन हुआ। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो गया सर? करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे 14 का जितने लोग डी बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। बढ़िए, 15 पे बढ़ते हैं हम लोग। 15 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मेटामेरिज्म, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मेटामेरिज्म दर्शाता है? क्या टैपवर्म, ठीक है, टैपवर्म, या फिर आप बताओगे सर अर्थवर्म, हाइड्रा, या फिर लीवर फ्लुक्स? यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो कि आपका यहाँ पे करेक्ट हो रहा होगा? तो हम बताएंगे सर मेटामेरिज्म की बात की जा रही है। मेटामेरिज्म तो ये होता है सर अर्थवर्म में, हमको इजीली देखने को मिलता है, अर्थवर्म में। ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रहा है सर? ऑप्शन नंबर बी में हमको देखने को मिल रहा है सर अर्थवर्म। आप यहाँ पे टिक लगा दीजिए। अर्थवर्म अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा 15 का बी। 15 का बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 16 की बात कर लेते हैं सर। 16 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एंजाइम? देखो इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं, क्या क्या ऑप्शन है कि ऑल एंजाइम्स आर द प्रोटीन। ये बात अपनी सही होगी, जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन ही कहलाते हैं। ये बात अपनी सही है। दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे इनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है सर? लोअर फॉर्म में हमको देखने मिलती है। ये भी बात ठीक है। दे आर द कंज्यूम इन द रिएक्शन, ठीक है, ये भी बात ठीक है। दे आर द स्पेसिफिक टू द सबस्ट्रेट, क्या ये सभी सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है? ये चीज आपको बताना है सर, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है 16 का। तो यहां पे ये बात अपनी कुछ समझ में नहीं आ रही। दे कंज्यूम्ड है इन ऑल द रिएक्शन, है ना, ये बात अपनी क्या हो जाएगी सर? गलत हो जाएगी। और गलत ही अपने को यहाँ बताना था, यानी कि 16 का आप बताओगे सर सी। 16 का यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा था। 17 की बात कर लेते हैं सर। 17 देख लेते हैं सर, क्या है अपने पास? 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू वाला। कल भी ये टॉपिक आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला था, यानी कि कहीं ना कहीं ये रिपीटेड फॉर्म में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है सर? नहीं है ना, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है, ये चीज बताना है। अच्छा सोच के देखो सर, कार्टिलेज, कार्टिलेज तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, बात ठीक है। लिगामेंट, टेंडन्स, ये अगर बोन टू बोन कनेक्ट हो रहा है, बोन से बोन कनेक्ट हो रहा है तभी भी ये कनेक्टिव का होगा। अगर बोन से मसल से कनेक्ट हो रहा है तभी भी ये कनेक्टिव होगा। यानी कि लिगामेंट और टेंडन्स दोनों क्या होंगे सर? कनेक्टिव टिश्यू होंगे। कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू होंगे, लेकिन ये जो इपिथेलियम जो सेल लेयर होते हैं, टिश्यू होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते हैं। ये क्या होता है सर? आउटर लेयर ऑफ स्किन, आउटर लेयर ऑफ ऑर्गन कह लो, आउटर लेयर ऑफ ऑर्गन, ठीक है। स्पेशली हम स्किन की बात यहाँ पे कर ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 18 की बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का विकास अवरोधक कहलाता है? ठीक है, अवरोधक की बात कर रहे हैं, इनहिबिटर की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीन तो ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, ये बात ठीक है।
है ना। साइटोकाइनिन भी होता है, इथाइलिन भी होता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड जो होता है वो ग्रोथ इनहिबिटर कहीं ना कहीं कहला रहा होता है। तो 18 का आपका यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। 18 का आपका डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट होगा, है ना। 18 का आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 19 पे। 19 है अपने पास कि विच वन इज नॉट ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अच्छा ध्यान देना कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग नहीं है, नहीं की बात कर रहे हैं हम लोग, नॉट की बात कर रहे हैं, है ना। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि जब इंटरकोर्स होता है या फिर कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन के दौरान, है ना, कॉपुलेशन के दौरान ये क्या होता है सर, ट्रांसमिट हो जाता है। कॉपुलेशन के दौरान ट्रांसमिट हो जाते हैं, ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक, हेल्दी पर्सन से, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लें आपके लिए, हेल्दी पर्सन टू, हेल्दी पर्सन टू, सॉरी अनहेल्दी पर्सन ना, अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि नॉट ट्रांसमिट, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। गोनोलोरिया तो ये तो होता है, सिम्फिलिस भी होता है, ट्राइमोनोसियसिस भी होता है, लेकिन आपका इन्फ्लुएंजा जो होता है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होता है। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 20 पे और देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। 20 है कि विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट द कॉकरोच डाइजेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जो कथन है जो सत्य होगा तिलचट्टे के पाचन के बारे में। ऑप्शन देखिए सर, फैट डाइजेशन अकर इन द गिजार्ड, तो एक बात क्लियर सर, कॉकरोच में आपका गिजार्ड उपस्थित होता है, ये बात अपनी करेक्ट है। अच्छा गिजार्ड उपस्थित होता है ना, करेक्ट की बात कर रहे हैं, कॉकरोच में गिजार्ड कब से आ गया, नहीं नहीं, ये बात अपना जो फैट का डाइजेशन होगा वो गिजार्ड में नहीं होगा, ये बात अपनी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगी। एब्जॉर्प्शन अकर इन द क्रॉप्स, एब्जॉर्प्शन जो होगा वो क्रॉप्स में हो जाएगा, नहीं ये भी बात ठीक नहीं है। मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द डाइजेशन, तो एक्सक्रीशन के लिए कौन होगा, ये भी बात गलत है। हिपैटिक सीका सिक्रीट द डाइजेस्टिव एंजाइम, ये बात अपनी सही लग रही है सर, जो हिपैटिक सीका होती है कॉकरोच में ये हेल्प करती है सर क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए, ठीक है। तो ये सभी बातें अपने यहाँ पे क्या होगा सर, करेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि सर हम क्या बात कर रहे हैं सर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, सॉरी करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कॉकरोच के डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे गिजार्ड का कोई काम नहीं होता सर फैट को डाइजेशन करने के लिए। क्रॉप का एब्जॉर्प्शन, क्रॉप में एब्जॉर्प्शन कभी नहीं होता, वहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है फूड मटेरियल को। मेल्फिगियन ट्यूबल्स नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल के लिए होता है, डाइजेशन के लिए काम नहीं होता है। यहाँ पे हिपैटिक जो सीका होगा यहाँ पे ही काम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 21 पे कि विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज द लॉन्गेस्ट इन ड्यूरेशन। अब देखो सेल साइकिल से क्वेश्चन आया और सेल साइकिल से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया बताओ इसका सीक्वेंस क्या होता है। अभी हम इस पर बात करेंगे सर, सीक्वेंस पूछा जाता है आपसे, बताओ सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहला होता है सर G1 फेज, फिर होता है सर S फेज, फिर होता है सर G2 फेज, फिर होता है सर M फेज। ये सीक्वेंस होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यह हर दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सर G1, S, G2 और M फेज। G1 फेज क्या होता है सर, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं सर, ग्रोथ फर्स्ट फेज कहते हैं, ग्रोथ फर्स्ट फेज कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। G2 को क्या कहते हैं सर, ग्रोथ सेकेंड फेज कहते हैं, ग्रोथ सेकेंड फेज कहते हैं। S फेज को क्या बोलते हैं सर, सिंथेसाइज फेज कहते हैं, सिंथेसाइज फेज कहते हैं। और M फेज को माइटोटिक फेज के नाम से जानते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा है सर, लॉन्गेस्ट फेज की बात की जाए तो G1 फेज अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 22 पे कि द प्लांट हार्मोन्स प्रमोट्स द सेल इलोंगेशन इज। अब क्या दे रहा है सर, कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देने वाला कौन सा हार्मोन होता है, ये चीज़ आपको यहाँ बताना है सर। क्या जिब्रेलिन होता है, ABA होता है, यानी कि आपका 22 है ना, हाँ ABA होता है, या फिर साइटोकाइनिन होता है, या फिर इथाइलिन होता है। तो आप बताओगे सर यहाँ पे होता है सर जिब्रेलिन। क्या होता है भैया, जिब्रेलिन होता है जो प्लांट के में हार्मोन जो कि सेल को इलांगेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा होता है।
चलो बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 अपने पास कि कहाँ गया, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट मैचेस। अब हमको यहाँ पे करेक्ट मैचिंग निकालना है कि भैया यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट मैचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। चलो, पी वेव वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये बात गलत है, याद करो हम लोग पहले इसको बात कर चुके थे। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आर्टेरियल रिलैक्सेशन, इसकी बात नहीं होती सर। टी वेव वेंटिकुलर रिपोलराइजेशन की, ये बात अपनी सही है। अपना ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 23 का। चलो 24 देख लेते हैं सर। द जेनेटिक मटेरियल इज ऑफ द रेट्रोवायरस इज, रेट्रोवायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? क्या ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है? नहीं भैया। डबल स्टैंडर्ड नहीं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं, ये क्या होता है सर, हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, तभी इसका नाम है क्या, रेट्रोवायरस। क्या बोलते हैं इसको? रेट्रोवायरस कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 25 पे। और क्वेश्चन नंबर 25 है अपने पास कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द टर्नल सिंड्रोम इज। अब क्या बता रहा है सर, टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ठीक है, कितनी होती हैं आपको बताना है सर। क्या यहाँ पे 45 होती हैं, 47 होती हैं, 46 होती हैं या फिर 44 होती हैं? तो आप बताओ सर, टर्नल सिंड्रोम पूछा जा रहा है तो 45 की बात करोगे, है ना। एक जो क्रोमोसोम होगा वो डिलीट हो जाता है, ठीक। अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं, डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान देना क्रोमोसोम नंबर 21 की बात करते हैं, क्रोमोसोम नंबर 21 की बात करते हैं, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए। 26 देख लेते हैं सर। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट द रेस्पिरेशन, यानी कि ब्रेन का ऐसा कौन सा हिस्सा होता है, मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग होता है जो कि श्वसन को नियंत्रित कर रहा होता है? तो आप बताना सर यहाँ पे क्या, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लंगाटा या फिर हाइपोथैलेमस। तो आप लोग का करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा सर क्या, मेड्यूला ऑब्लंगाटा पे आप टिक लगा दीजिए, मेरा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। ये एकदम ईजी सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे 27 पे, है ना। 27, 28, 29। 27 पे अपने पास है कि विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल को हम किसे कहते हैं सर? अभी हम लोग बात करते हैं सर, एटीपी को हम क्या बोलते हैं सर, एनर्जी करेंसी का नाम देते हैं। वही जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो डीएनए आरएनए की बात कर लेते हैं सर। जेनेटिक मटेरियल की बात करें, डीएनए आरएनए को हम बोल देते हैं। 28 की बात करते हैं सर, एंटीबॉडीज आर। ये जो एंटीबॉडीज होते हैं ये किससे क्या होते हैं, ये किससे मिलकर बने होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो ये क्या होता है सर, ये प्रोटीन एक तरह के होते हैं। क्या होते हैं भैया? प्रोटीन होते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, है ना, प्रोटीन होते हैं। चलिए बढ़ते हैं सर 29 और 30 पे, जो कि इस टॉपिक, इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलो 29 देख लेते हैं कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू द फ्रूट्स। फ्लावर का ऐसा कौन सा ऐसा भाग होता है जो कि फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है? तो आप बताओगे सर क्या, ओवरी, ओव्यूल, स्ट्राइल, स्टिग्मा। तो यहाँ बताओगे सर ओवरी। जो ओवरी होता है ना वो क्या होता है सर, डेवलप होता है सर किसमें, फ्लावर फ्रूट्स वाले हिस्से में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे है सर 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन कि विच ब्लड वेसल्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द फीटल सर्कुलेशन टू प्लेसेंटा। यानी कि जो प्लेसेंटा के माध्यम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है मदर टू बेबी में, मदर टू बेबी में जो ट्रांसमिट कराया जाता है वो किस ब्लड वेसल्स के माध्यम से होता है? तो उसको होता है सर अम्ब्रिकल आर्टरीज, है ना। क्या होता है सर, अम्ब्रिकल आर्टरीज के माध्यम से ये हो रहा होता है। आई होप कि यहाँ पे जो आप जितने भी क्वेश्चन बताए हो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा सर, करेक्ट चल रहा होगा। 29 का ए और 30 का भी आपका ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं हर बार सर्कुलेट किए जाते हैं। अब बात करते हैं सर क्या कि इसका हमको पीडीएफ चाहिए, कहाँ से लें? तो आप जाओगे सर टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे और वहाँ पे आप जाओगे सर अपने आइकन नर्सिंग गुरुकुल पे, वहाँ पे जाओगे तो आपको एम्स पैरामेडिकल का ये आपको थंबनेल मिल जाएगा। यहाँ से आप इस बैच में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन के माध्यम से आपको यहाँ पे फीचर्स क्या क्या मिलने वाला है इसके बारे में बात कर लेते हैं सर थोड़ा सा, ठीक है। इसमें हमको फीचर्स की बात करते हैं सर, इसमें 20+ मॉडल पेपर हमको मिलेगा हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, नर्सिंग, एप्टीट्यूड का। साथ ही साथ यहाँ पे 5 मॉक टेस्ट आपको मिल रहे होंगे और जिसमें से एक मॉक टेस्ट जो होगा वो फ्री होगा। अगर चाहते हो इस बैच को ले लेना तो 149 का आपका बैच होगा, तो आप इसको यहाँ से परचेस कर सकते हो। तो यहाँ से कोई और भी अपने आप को जो तैयारी हो उसको बूस्ट करोगे, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जो क्लास लाइव होंगी, जो क्लास वाईटी पे अपलोड होंगी, है ना, उसका अपडेट आपको
टाइमली आपको मिलता रहेगा, जिससे आपको तैयारी करने में किसी भी टाइप का कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो भी आपका डाउट होगा आपको वहाँ से सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है सर, एडमिट कार्ड कब आ रहा है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, ये सारा चीज़ आपको जो भी क्वेरीज होंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप वहाँ से आपको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको दो काम है भैया, आपको बैच को परचेस कर लीजिए, यहाँ से मॉक टेस्ट आप लोग लगाते रहिए। साथ ही साथ ये जो PDF है जिसमें आपको कंप्लीट वेरीफाइड आंसर के फॉर्म में आपको इस PDF में अटैच मिलेगा, आप यहाँ से इसको अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे जितने भी 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बाद में बताइएगा क्लास के बाद कि सर मेरा आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सॉल्व करेक्ट हुए हैं। मैं आप लोग से उम्मीद इतना लगा रहा हूँ सर, 30 में से आपका 25 प्लस क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, होने ईमानदारी से आप बताइए सर मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिखते रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।